बदलते वक्त के साथ राजनीति में काफ़ी कुछ बदल चुका है। एक वक्त हुआ करता था कि जब राजनीतिक तौर पर कई मुस्लिम नेताओं का बोलबाला था। तकरीबन हर राजनीतिक पार्टी में आधा दर्जन के करीब मुस्लिम नेता होते थे और पार्टी में उनकी बात को बाखूबी सुना भी जाता था और ख़ास तौर से मुस्लिम वोटर्स पर उनकी मजबूत पकड़ भी होती थी। कहीं पर 2 नेता होते थे, कहीं पर 3 और किसी पार्टी में तो आधा दर्जन के करीब नेता होते थे। अगर हम मौजूदा वक्त में बात करें तो मुख्तार अब्बास नकवी जो कि भाजपा की सरकार में मंत्री रहे, राज्यसभा सांसद रहे, आज तकरीबन वो भी बहुत कम नज़र आते हैं और जो सियासी तौर पर उनका रुतबा रहा है उसमें अब कमी पेशी नज़र आती है। दूसरे सैयद शाहनवाज हुसैन भाजपा सरकार में मंत्री भी रहे, बिहार के रहने वाले, अच्छे वक्ता, लेकिन आज सियासी तौर पर वो भी उतने एक्टिव नहीं हैं। मौजूदा वक्त में एक नाम बहुत उभर कर सामने आता है, असदुद्दीन ओवैसी का। असदुद्दीन ओवैसी हैदराबाद के रहने वाले हैं, वहीं से वो सांसद हैं। अपनी पार्टी MIM यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनके छोटे भाई भी MLA हैं। असदुद्दीन ओवैसी की जहाँ तक बात है तो वो मुसलमानों के नाम पर पॉलिटिक्स करने के लिए जाने जाते हैं। मुस्लिम मुद्दों को वो काफ़ी वक्त से जिस तरह से उठाते हैं उसमें एक बात तो तय है कि दूसरी पार्टियों के नेता जो कि मुस्लिम हैं उनकी बात में वो मजबूती, वो वज़न नहीं है और ना ही उनको इतनी गंभीरता से सुना जाता है जितना असदुद्दीन ओवैसी को सुना जाता है। हालांकि ओवैसी पर एक नहीं बल्कि कई बार ये इल्ज़ाम लग चुके हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, RSS के लिए काम करते हैं, भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम करते हैं। चुनावी मैदान में जो सेक्युलर दल जिनको कहा जाता है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे महाराष्ट्र में NCP हो या दूसरी पार्टियां या कुछ बिहार की पार्टियां, उनको नुकसान पहुंचाने के लिए और भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो चुनावी मैदान में अपनी पार्टी से उम्मीदवार उतारते हैं। तो बहरहाल उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश में मुस्लिम पॉलिटिक्स में कभी नसीमुद्दीन सिद्दीकी का नाम भी सुर्खियों में रहा। उस वक्त वो बहुजन समाज पार्टी में थे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। आजकल वो कांग्रेस में हैं और कांग्रेस को मजबूत करने की कवायद में जुटे हैं। अब एक और नाम उभर कर सामने आता है, आजम खान। आजम खान समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता, सांसद भी रहे, विधायक भी कई बार रहे और समाजवादी पार्टी की सरकार में वो तकरीबन हर सरकार में रुतबे वाले नेता रहे, मिनिस्टर रहे। मगर मौजूदा वक्त में उनकी सियासी ज़मीन, राजनीतिक ज़मीन खिसकती नज़र आती है। वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन चुनावी मैदान में उन्होंने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के लिए जितनी मेहनत की, जितनी जद्दोजहद की, उसमें उनको कामयाबी मिलती नज़र नहीं आई। आज़म खान इमोशनल भी बहुत हुए, बहुत जज्बाती हुए कि वोट उनकी झोली में आ जाए, तमाम तरीक़े का वास्ता दिया, लेकिन एक के बाद एक आज़म खान को शिकस्त मिलती जा रही है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि आज़म खान की सियासी ज़मीन भी कमज़ोर पड़ चुकी है, खिसक चुकी है। एक और नाम उत्तर प्रदेश में तो शायद ना कहें, पश्चिमी यूपी में कह सकते हैं, ख़ास तौर से ज़िला सहारनपुर के रहने वाले इमरान मसूद। इमरान मसूद जनाधार वाले नेता के तौर पर जाने और पहचाने जाते हैं। जिस वक्त सहारनपुर नगर पालिका थी, अब तो नगर निगम है, उस वक्त तो वहाँ तो चेयरमैन भी रहे नगर पालिका के, बाद में नगर निगम बन गया और सहारनपुर की एक विधानसभा सीट से वो विधायक भी रहे। उसके बाद उन्होंने कई चुनाव लड़े, तकरीबन 3 या 4 चुनाव इमरान मसूद ने लड़े।
और चारों चुनाव में उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक चुनाव में उनको 4 लाख से ज़्यादा वोट मिले, दूसरे चुनाव में ये संख्या 1.5 या 2 लाख पर रह गई। तो जाहिर है कि इमरान मसूद की जो राजनीतिक हैसियत कह सकते हैं या कह सकते हैं कि जो सियासी ज़मीन है वो कमज़ोर पड़ चुकी है। दरअसल समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में इमरान मसूद रहे, बहुत मेहनत की, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के करीबी नेताओं में शुमार रहा। बाद में यह कहकर के समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं कि समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में बीजेपी को शिकस्त दे सकती है। जब समाजवादी पार्टी में गए तो वहाँ पर उनको कुछ हासिल तो क्या होता, किसी सीट पर उनको विधानसभा चुनाव 2022 में अखिलेश यादव ने टिकट नहीं दिया। इमरान मसूद लाख कहते हों कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन बहरहाल इसके अलावा कई बार ये खबर भी जोर पकड़ी कि कोई मजबूत पद दिया जा सकता है, वो भी उनको समाजवादी पार्टी में नहीं मिला। यहाँ तक कि समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव द्वारा उनको बार बार नज़रअंदाज किया जाता रहा। और ये सिर्फ चर्चा नहीं, बल्कि इमरान मसूद ने अपनी कई जनसभाओं में इस बात को कहा, अपना गम बयान किया कि किस तरीके से अखिलेश यादव उनको नज़रअंदाज कर रहे हैं। उसके बाद इमरान मसूद ने बड़ा राजनीतिक फैसला लेते हुए बहुजन समाज पार्टी, जिसकी कल तक वो मुखालफत करते थे, उसका दामन थाम लिया। शानदार तरीके से एंट्री हुई। लगा कि मुस्लिम प्लस दलित, दलित मुस्लिम समीकरण जो कि बसपा का एक क्या कहते हैं कि राजनीतिक एजेंडा है या कहें कि एक रणनीति है, उस पर अमल करते हुए इमरान मसूद को कामयाबी मिलेगी। मगर इमरान मसूद की भाभी सहारनपुर से चुनावी मैदान में उतरती हैं और तमाम कोशिशों के बावजूद भी भाजपा निकाय चुनाव में उनको शिकस्त दे देती है। तो इमरान मसूद की सियासी ज़मीन भी कमज़ोर पड़ती नज़र आ रही है। चर्चाएं जोर पकड़ रही हैं कि इमरान मसूद एक बार फिर से कांग्रेस में जा सकते हैं। हालांकि ये भी सामने आ चुका है कि इमरान मसूद ने कहा कि मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन कहते हैं कि संभावनाओं से कभी इनकार नहीं किया जा सकता। तो मौजूदा वक्त में अगर हम देखें, जो मुस्लिम लीडरशिप है वो आज़म खान से लेकर के नसीमुद्दीन सिद्दीकी हों या इमरान मसूद हों, इनकी सियासी ज़मीन, इनकी राजनीतिक पकड़ कमज़ोर पड़ चुकी है। आने वाले वक्त में कौन सा नेता कितना उभरता है और किस मकाम तक पहुंचता है, ये तो देखिए कोई नहीं जानता है। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि मौजूदा वक्त में पॉलिटिकल तौर पर ये नेता काफ़ी कमज़ोर नज़र आते हैं। अखिलेश यादव पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि समाजवादी पार्टी को मुसलमान सबसे ज़्यादा वोट देते हैं, लेकिन उतना ही समाजवादी पार्टी मुसलमानों को बहुत नज़रअंदाज करके चल रही है। विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान कई जगह तो ये भी देखने को मिला कि मुस्लिम नेताओं को मंच पर चढ़ने नहीं दिया या मंच से उतार दिया गया। और एक जगह तो जब अखिलेश यादव पहुंचे तो वहां पर मुस्लिम नेता नदारद रहे, अखिलेश यादव मंच पर रहे और मुस्लिम नेता दरी बिछा करके वहां पर बैठे रहे। तो ये चीज़ें साफ इशारा करती हैं कि राजनीतिक पार्टियों द्वारा भी मुसलमानों को नज़रअंदाज किया जा रहा है। हालांकि भाजपा की ओर से पसमानदा मुसलमानों को लेकर के काफ़ी लुभावनी बातें कही गई हैं। कुछ वक्त पहले भोपाल में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पसमानदा मुसलमानों की तकलीफ़ों को बयान किया था और कहा था कि हम तो सबका साथ सबका विकास की नीति पर अमल करते हैं, सबको साथ लेकर के चलते हैं। और निकाय चुनाव में भाजपा ने पसमानदा मुसलमानों को टिकट भी दिए, वो जीत कर भी आए। उन्होंने भाजपा की जीत में अहम रोल भी अदा किया। तो इससे साफ पता चलता है कि भाजपा लोकसभा चुनाव में जो बेरुखी मुसलमानों में सेक्युलर दलों को लेकर के है, उसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि सेक्युलर दलों ने मुसलमानों को निराश कर दिया है। चाहे वोटर्स के तौर पर आप कह सकते हैं या ये भी कह सकते हैं कि अपनी ही पार्टी के मुस्लिम नेताओं को जिस तरह से सेक्युलर दलों द्वारा नज़रअंदाज किया जा रहा है, उनको दरकिनार कर दिया गया है, उसका खामियाजा चुनाव में किसी न किसी तौर पर इन पार्टियों को ज़रूर उठाना पड़ेगा और उठाना पड़ा भी है। तो ऐसे में साफ है कि असदुद्दीन ओवैसी की बात भी भले ही लोग सुनते हों, उनकी तकरीरों तहरीरों
को पसंद किया जाता हो, उनके भाषण में हजारों लाखों की भीड़ जुटती हो, मगर उसको वोट में तब्दील करना असदुद्दीन ओवैसी के लिए आसान नहीं है। इतना ज़रूर है कि ये एकमात्र फिलहाल ऐसा चेहरा है कि जिसको लोग सुनते हैं। बाकी जो दूसरे मुस्लिम लीडर हैं उनको भीड़ जुटाने में काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। कभी जिनके नाम पे भीड़ इकट्ठा हो जाया करती थी, अफसोस कहिए या कुछ भी कहिए या इसमें उनकी ही कमी कहिए कि आज तमाम कोशिशों के बावजूद भी लोग ना तो उनको उतना वोट देते हैं और ना ही लोग उतने उनके करीब हैं। जिस समाज को लेकर के वो चलते थे, जिस समाज को कहते हैं कि ये वोट बैंक माना जाता है उनका, वो वोट बैंक भी बिखरता नजर आ रहा है। तो इस बारे में इन नेताओं को सोचने की ज़रूरत है कि मुस्लिम नेता, मुस्लिम लीडरशिप किस तरह से हाशिए पर पहुंच चुकी है। भाजपा मुस्लिमों को गले लगाने की तैयारी में है और वो समझ चुकी है कि सेक्युलर दलों से ये मुस्लिम नेता या ख़ासतौर से मुस्लिम जनता निराश हो चुकी है और बहुत ज़्यादा इनके अंदर मायूसी है। इसलिए भाजपा इस बात को जानते हुए वो मुसलमानों को भी अपने पक्ष में करने में लगी है और हो सकता है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा इस गलतफहमी को कहें या इस हकीकत को कहें कि इस मिथ को तोड़ सकती है कि हम मुसलमानों को टिकट नहीं देते। वो 2024 में कुछ मुसलमानों को चुनावी मैदान में उम्मीदवार भी बना सकती है, जैसा कि उसने निकाय चुनाव में बनाया। तो बहरहाल मुस्लिम लीडरशिप पर आज हमने कुछ चंद बातें आपके सामने रखी। कितनी सही हैं, कितनी गलत, इसका फैसला आपको करना है। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।